नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा। उनके घर में होली के दिन आग लग जाती है और उस आग को बुझाने गए जो कर्मचारी हैं उनको पता चलता है कि एक कमरे में तो 15 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। सर, इतना पैसा एक जज के पास आ सकता है क्या? क्या उनकी इतनी कमाई होती है कि करोड़ों रुपए का कैश वो अपने घर में रख लें? अंजू जी, जो विषय आप उठा रही हैं बहुत ही गंभीर विषय है और हम लोग कहें कि इस चीज़ से बहुत ही झटका लगा है, खासकर हम अधिवक्ताओं को। क्योंकि पूरा न्यायिक तंत्र अगर आप कहें खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो दो तराजुओं पे चलता है। एक तरफ कहते हैं न्यायपालिका और दूसरी तरफ कहते हैं अधिवक्तागण, जिसको बार कहते हैं। मतलब एक तरफ बार होती है, एक तरफ बेंच होती है। और बेंच में वही लोग जाते हैं जो बार से सिलेक्ट होते हैं, मतलब अधिवक्ताओं में से ही लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि क्या हाई कोर्ट के जज के घर इतने कैश हो सकते हैं, तो आपको भी पता है कि भारत के संविधान में ही हाई कोर्ट के जजों की सैलरी लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी लिखी हुई है। और उस पर अगर महंगाई भत्ते और सारे जो कुछ पर्क प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसको जोड़ करके अगर अपर साइड में भी देखें तो 4 लाख 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए मंथली का। और 12 पंजे 60, अगर एक साल की सैलरी भी जोड़ लें तो 60 लाख रुपए होती है। तो अगर 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो निश्चित ही गाढ़ी मेहनत की कमाई के पैसे तो नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको हम ये कहें कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची है जिसके चलते वो पैसे आ गए हैं, कहीं पे उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पड़ी हो, कुछ हो, XYZ जो भी हो, मतलब तो सरकारी कानून है कि 2 लाख से ऊपर तो कैश आप ले ही नहीं सकते। तो बिल्कुल। अगर आपके घर में 15 करोड़ कैश मिल रहे हैं तो भी वो इलीगल है। लेकिन जो सबसे बड़ा बात है कि अभी तक उनकी इस मामले में कोई सफाई आई नहीं है कि वो मामला किस चीज का पैसा था, कहाँ का पैसा था, क्या उससे रिलेशन है। लेकिन मैं उसी पे फोकस रख रहा हूं। आपका जो विषय है कि 15 करोड़ क्या एक हाई कोर्ट के जज के घर में हो सकते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो हाई कोर्ट के जज बनने का क्राइटेरिया है या जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्राइटेरिया है, उसमें अधिवक्ताओं से ही चयन होता है। और अधिवक्ताओं में चयन का आधार क्या है कि आपकी प्रैक्टिस ITR कितने का है, मतलब साल में आप कितने की प्रैक्टिस करते हैं, आपकी इनकम क्या है। उसके पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि अगर व्यक्ति की प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी तो कम से कम उसका न्यायिक जो विवेक है जगा रहेगा। और दूसरी बात, छोटी मोटी घूस की रकम पे उसका दिल नहीं डोल जाएगा, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति है। जो कोई भी नौकरी करता है या कोई भी बिजनेस कर रहा है तो एक ऐसी लिमिट आती है जिसकी बात कहीं कहीं आदमी का ईमानदारी जो है डोल जाती है और कहता लो जी यही मौका, पैसे बना लेते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति साल में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ खुद कमा रहा होता है तो उसके लिए 25-50 लाख रुपए कुछ नहीं होते। और न्यायपालिका के पीछे भी यही होता है कि अगर इस तरह का एक आर्थिक रूप से संपन्न मतलब अधिवक्ता आता है तो उसके लिए जो है बिकना, कहीं सीधे से शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं कि पैसों पे खरीदा जाना संभव कम होता है। दो ही आधार है, या तो आपकी ITR देखी जाती है या फिर आपका कोलेजियम सिस्टम जिसको कहते हैं कि नियर एंड डियर वंस, कि मतलब आप जज के भाई हैं, जज के बेटे हैं। इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें ऐसे होता आया है अभी तक। तो दोनों कोलेजियम। ही, हाँ। लेकिन जो इस कोलेजियम सिस्टम या ये कहें कि जो सिस्टम है हमारा, उसकी खामी सबसे बड़ी क्या है कि जिस दिन कोई भी अधिवक्ता जिसकी साल की कमाई 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए होती है हाईकोर्ट का जज बन जाता है, उसकी पूरे साल की कमाई लिमिट हो जाती है 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए के। जो व्यक्ति साल में 5 करोड़ रुपए कमा रहा हो, अचानक उससे कहा जाए कि तुम 50 लाख रुपए में अपना घर चला लो, ये तो एक हास्यास्पद बात उसी तरह होगा ही जैसे शेर का शिकार कर, मतलब जो शेर शिकार करता है, जो गोश्त खाता है, उसको एक दिन अचानक से सोने के पिंजड़े में बैठा के कहो कि अब आज से तुम्हें दूध रोटी खानी है, तो यह न कोई मानेगा, न एक दिन में शेर का कैरेक्टर बदल जाएगा। ये बहुत व्यवहारिक चीज मैं बता रहा हूँ। मैं समझ गई। तो यही चीज यहां भी है कि एक अधिवक्ता जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए पैरवी करता है, नाक रगड़ता है, मैं सीधे कह रहा हूं नाक रगड़ता है, कोलेजियम के पीछे पड़ जाता है कि भाई मेरा नाम भी रिकमेंड कराओ, मेरा नाम भी रिकमेंड कराओ। और हर चीज के लिए वो तैयार हो, हाँ जी मैं सब करूंगा, बहुत ईमानदारी से करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन वो अपनी लालच जो है नहीं छोड़ पाता है। और यह इंसानी प्रवृत्ति है। और जी। शायद
ये सबका कुछ नतीजा है कि जो आने वाले दिनों में हमको इस तरह की कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जिससे पूरा अधिवक्ता समाज भी शर्मसार होता है और ईमानदार न्यायाधीश भी हमारे शर्मसार होते हैं। आज बताइए, रात दिन मेहनत करने वाले जो जजेज हैं हमारे, सुबह 10:30 बजे कोर्ट में आते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे घर जाते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा तो अब लगा ना कि हमारी फ्रेटर्निटी को एक धब्बा लग गया। जी, पर सर, संदीप सर, ये मामला सामने आया, उसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने वो जो कॉलेजियम के 5 सदस्यीय कॉलेजियम है उसके साथ बैठकर एक बैठक की और ये कह दिया कि चलिए इनको दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, शायद वहीं से भी ये आए हैं। ये बात किसी के गले नहीं उतरती सर। अगर किसी के पास से 15 करोड़ रुपए की, अब मैं उसको घूस ही कहूंगी, 15 करोड़ रुपए की घूस मिली है या 15 करोड़ रुपए का कैश मिला है, उसके बाद आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, उसको तो सीधे डिसमिस कर देना चाहिए, उसकी तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। एक आम सरकारी कर्मचारी अगर उसके घर से घूस मिल जाती है तो वो तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता है, नौकरी से भी चला जाता है। यहाँ पर लीपापोती क्यों की जा रही है एक ऐसे जज के लिए जिसके ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप लग गया है और वो खुद कुछ बोल नहीं रहे हैं? नहीं, इसको आरोप आरोप मत कहें, इसको कहें सब्सटेंशियल एविडेंस रिकवर हो गया है उसके घर से। इसको ये आरोप तक ही सीमित नहीं है, आरोप से आगे की चीजें चली गई है। अब जिसके घर से साक्ष्य रिकवर हुआ है उसकी जवाबदेही है। और मैंने दोनों तरफ कहा कि पॉजिटिव में भी कहा जा सकता है, नकारात्मक में भी कहा जा सकता है। हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय ये कह दें कि हमारी ये संपत्ति रही है जिसको हमने कोई बेची है, उसके चलते मिला है इतना कैश, लेकिन वो भी इलीगल है। दोनों ही तरीके से किसी भी स्थिति में आप इस कैश को जस्टिफाई करते हैं नहीं करते हैं, इसके बारे में कुछ आपने कोलिजियम के सामने अभी तक कहा भी नहीं है। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इनका केवल ट्रांसफर किया जाना क्या एक सुटेबल रेमेडी होगा, तो जवाब तो आपने सवाल में ही दे दिया कि सरकारी कर्मचारी, एक बाबू हो, एक लेखपाल हो, एक छोटा सा तहसीलदार हो, उसकी तो नौकरी तुरंत चली जाएगी, उसको तो तुरंत तिहाड़ भेज दिया जाएगा, उसके तो हाथ धुलवाए जाएंगे, उसकी फोटो खींचेगी, उसकी वीडियो बनेगी और वायरल किया जाएगा सब अखबारों में, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु सब में छपेंगे उसकी फोटो जो है। और ये माननीय की जो है, अभी तो मतलब सुबह में मैं गूगल कर रहा तो न्यूज नहीं आ रही थी, ये 8:30 बजे के बाद कम से कम न्यूज फ्लैश करना शुरू की है सारी चैनल्स पे कि इस तरह की चीजें हुई हैं। तो अगर कोई गलत है तो गलत को गलत कहिए। और मैं कहूँ कोलेजियम में भी कुछ लोग इस बात पे असहमत थे उनके ट्रांसफर किए जाने पे। कोलेजियम में ही बात आई कि इनके लिए 124(4) की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, जिसमें कि कहा जाए संसद से कि इनके खिलाफ जो है महाभियोग ला करके इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, इनका बर्खास्त किया जाए। सर, वो जो ट्रांसफर ऑर्डर है ना, वो भी अभी तक जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें नहीं डाला गया है और कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर नहीं डाला गया। क्या वजह हो सकती है? मुझे तो सर हैरानी इस बात की हो रही है कि हमारे जो जज है उन पर जनता अंधाधुंध भरोसा करती है, भगवान मानती है उनको, और अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनका भरोसा डामाडोल हो जाता है। अब तो जनता चाहे कि आप देखिए ना सोशल मीडिया पर कितना बवाल मचा हुआ है। पहला सवाल तो सीजीआई संजीव खन्ना से ही पूछा जा रहा है कि भाई आप ये बताएं कि ट्रांसफर कर दिया तो ऑर्डर तो अपलोड कर देते, आप लोग किसको बचाने में लगे हुए हैं? जिसने कि पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी पर सवाल लगा दिया है कि अगर एक जज के घर 15 करोड़ मिले तो पता नहीं बाकियों के घर में कितने करोड़ होंगे। आम जनता तो अब यही सोच रही है। देखिए, मैं अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका मीडिया में बयान सुन रहा था। वो बहुत ही रीजनेबल बातें कर रहे थे कि हमें अब जरूरत है कि इस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट किए जाने की। आप शायद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी की बात कर रहे हैं, मैं भी उनका ये बयान सुन रही थी। जी 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 जी, सिब्बल साहब की बात में, क्योंकि थोड़ा सा सिब्बल साहब का बयान मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, क्योंकि वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उनके पास जानकारी का खजाना होता है। तो बिल्कुल। उन्होंने जो बात कही है, इतने वरिष्ठ अधिवक्ता अगर कहते हैं, जो कोलेजियम सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है उसको लेकर के आज अगर उन्होंने उंगली उठाई है तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और यह बात हमारे माननीय लोगों को भी अब समझनी चाहिए कि कोलेजियम सिस्टम का ही ये देन है जिसके चलते ऐसी चीजें हो रही हैं। सर, मेरा सवाल वो फिर बीच में रह गया कि अपलोड क्यों नहीं किया गया ट्रांसफर ऑर्डर? उसमें क्या झिझक थी? जब फैसला ले लिया गया कॉलेजियम में तो फिर अपलोड करने में दिक्कत क्या है? नहीं, कुछ टेक्निकल कारण हो सकते हैं, तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए एक बात मैं बताऊं, हाई कोर्ट के जजेज जहां तक बात है या
जुडिशरी की जहां तक बात है, वहां पर हाथ पर बंधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्यों? क्योंकि एक बार जिस दिन वो शपथ ग्रहण कर लेता है कोई भी न्यायाधीश, उसके खिलाफ कोई भी कहते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई भी कदम उठाने के लिए देश की संसद ही है जो उसको टर्मिनेट कर सकती है, उसकी सीमाएं समाप्त कर सकती है। माननीय न्यायाधीशों के पास सिर्फ यह रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई आप रिजाइन करो अपनी पोस्ट से। तो जो आपने बात कही ट्रांसफर करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस पे सीधा सा ये कहने की हिम्मत करनी चाहिए थी कि भाई आपके खिलाफ अगर जो एक कंडक्ट आया है इस पे आप अपनी सफाई दीजिए, और अगर आप सफाई देने में सक्षम नहीं है तो आप रिजाइन करिए विदाउट एनी डिले। क्योंकि यह बात एक जगह का वही होता है कि जैसे एक जगह एसएचओ अगर लॉ एंड ऑर्डर में फेल होता है तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। एक एसएचओ नहीं है, थाना पुलिस नहीं है, ये अदालत है, और आप लोगों के भविष्य का फैसला करने के लिए भेज रहे हैं उनको। तो एक जगह जहां जिसके यहां से 15 करोड़ रुपए रिकवर हो रहे हैं, वह व्यक्ति दूसरे जगह जा करके, मैंने वही कहा ना कि एक जगह का शेर दूसरे जगह के सोने के पिंजड़े में रख दोगे तो भी क्या वो दूध रोटी खाएगा? नहीं खाएगा। जिसके मुंह में खून लगे हुए हैं क्या वह शांत हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप तो इस चीज को सोचना चाहिए था कि आपके इस कदम कर जनता में क्या संदेश जाएगा। जनता में क्या, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन को देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं हमारे पास क्यों भेज रहे हो, हम क्या कूड़ेदान है जो कूड़ा हम पर भेजते रहोगे। इतनी बड़ी टिप्पणी उन्होंने कर दी है। उसके बाद तो मुझे लगता है कि सीजीआई को सोचना चाहिए इस विषय के बारे में कि ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिस मे बी वन ऑफ द रीजन, जो आपने कहा ना कि अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर अपलोड नहीं हुए। हो सकता है कॉलेजियम इसके पीछे बातचीत कर रहा हो, क्योंकि वंस द ऑर्डर इज अपलोडेड दिस विल बी द ऑफिशियल। तो ऑफिशियल करने से पहले जो है हो सकता है जजेस के दिमाग में हो कि इस पे भी हम कंसीडर करें। तो मे बी कि आज शाम को अगर कोई मीटिंग होती है कॉलेजियम की तो उसमें कोई चीज ऐसी निकल के आए जिसमें कि जैसी बातें हम लोग कह रहे हैं या जैसी जनता की अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कदम उठाए, तो इस तरह की कुछ बात हमें सुप्रीम कोर्ट से सुनने को मिले। सर, जैसे आपने कहा ना कि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई हो, बेची गई हो, वहां का पैसा हो सकता है, अभी तक उन्होंने कोई सफाई पेश नहीं की है। तो सर, जब कोलेजियम बैठता है तो क्या कंसर्न्ड जज को बुलाकर पूछताछ नहीं करता है, उनका पक्ष जाने बिना ऑर्डर पास कर सकता है, चाहे वो ट्रांसफर का ही हो? क्या ऐसा होता है प्रोसीजर? नहीं, अभी ट्रांसफर में क्योंकि उनके खिलाफ कोई चीज नहीं होती है, ट्रांसफर इज नॉट लाइक ए पनिशमेंट, क्योंकि आप हाई कोर्ट के जज तो हो ही। लेकिन टर्मिनेशन इज समथिंग आप जानते हो, जहां पे कि अगले की नौकरी जा रही है, तो वह करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की है भी नहीं। उसकी पावर मैंने आपसे कहा 124(4) मतलब संविधान के तहत देश की संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी जज को टर्मिनेट कर सके या उसके खिलाफ महाभियोग ला सके। लेकिन कोलेजियम के पास जो कहते हैं यही पावर है कि केवल कह सके कि आपका कंडक्ट आज की तारीख में न्यायपालिका के लिए सुटेबल नहीं है, आप जुडिशरी में बने रहने के लायक नहीं है और आप रिजाइन करिए। इसके अलावा कोर्ट कह केवल सकती है, फोर्स नहीं कर सकती। आप कोई भी समझिएगा। नहीं तो आप देखिए अभी जो इलाहाबाद के जस्टिस यादव जी का प्रकरण हुआ था, उसमें भी कहा गया कि माफीनामा और कुछ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। रीजन यही है कि पावर है ही नहीं जजों के पास किसी तरह की कुछ करने की। सारी पावर देश की संसद के पास है। लेकिन संदीप जी, उनका मामला अलग था। वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए और उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर दिया और कहा कि देश चलेगा बहुसंख्यक के हिसाब से। अब अदालतों में भी जब फैसले होते हैं तो जब 5 जजों की बेंच होती है, 3 एक तरफ होते हैं, तभी फैसला माना जाता है ना, वही फैसला होता है। तो बहुसंख्यक या उससे फैसले करने की बात ही उन्होंने कही थी। तो उनका मामला इतना गंभीर नहीं था, लेकिन उस पर हमारे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने इनिशिएट कर दिया था कि इंपीचमेंट मोशन लाया जाना चाहिए। कितने सांसदों से उन्होंने साइन भी करवा लिए आज की तारीख में। तो ये मामला तो बहुत ज्यादा गंभीर है। इस मामले में तो पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी पर सवाल उठता है, क्योंकि लोगों के मन में लोग ये बात करते हैं सर, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मुझको भी, देश के एक एक नागरिक को है। सोशल मीडिया पर आप लोगों को रोक नहीं सकते। वो ये सवाल उठाते हैं, पहले से कहते आ रहे कि जुडिशरी में बड़ा करप्शन है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो अगर ये मामला सामने आ गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या 15 करोड़ रुपए बरामद हो गए, तो उसके बाद तो लोगों के मन में ये शक बढ़ जाएगा ना सर कि इसका मतलब ये है कि जिसके पास पैसा होता है मनमाना फैसला अदालत से ले लेता है, जज मनमाना फैसला दे देते हैं। तो ये जो लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, शक शुबा पैदा हो रहा है न्यायपालिका के प्रति, इसको दूर करने की जिम्मेदारी सीजीआई की ही है।
बिल्कुल सही बात आपने उठाया और कहते हैं अगर हम उसको जस्टिस यादव के मैटर से कंपेयर करके देखने लगेंगे तो शायद विषयांतर होगा। और हुँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बात कर रहे हैं करप्शन पे। हाँ, करप्शन इज करप्शन इज समथिंग जिस पे कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता कि देयर शुड बी ए जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल। इसके खिलाफ खासकर जुडिशरी में, क्योंकि जुडिशरी द अथॉरिटी जहां पे कहीं भी करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो सभी मामलों पे सुनवाई जुडिशरी ही करती है। और वही संस्था अगर कुछ इस तरह के घटनाओं में अगर लिप्त पाई जाएगी या उसका कोई सदस्य लिप्त पाया जाता है और उसको किसी तरह से जो है टोलरेट किया जाता है या हुँ, कोई माइल्ड चीजें उनके साथ की जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि देश की न्यायपालिका के लिए एक अच्छा संदेश है या जजों के सम्मान में किसी तरह बढ़ोतरी करने वाला है। ये माननीय न्यायाधीशों के सम्मान के प्रति कहीं ना कहीं एक तरह से बट्टा लगाने वाला होगा अगर आप इन सब तरह की चीजों को टोलरेट करते हुए सॉफ्ट हार्टनेस दिखाते हैं और किसी तरह से माइल्ड कॉर्नर रखते हैं उनके लिए जो है। जी। सर, ये जो मामला है इसमें अब ये सवाल भी तो उठेंगे, वो जो जिन भी मामलों में उन्होंने फैसले सुनाए होंगे पिछले 8-10 सालों में या अपने पूरे टेन्योर में, वो भी तो स्क्रूटनी के दायरे में आएंगे। सवाल तो ये उठेगा कि उन्होंने ये फैसला सुनाया था, क्या यहाँ पर भी पैसा लिया था? अब तो लोगों के मन में ये भी होगा कि होली से पहले उन्होंने कौन सा फैसला सुनाया होगा जिस पर उनको इतना पैसा मिल गया, और पहले भी मिलते रहे होंगे। उनकी तो पूरी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये वो देश है जहां पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और अगर जुडिशरी में ये सब हो रहा है तब तो सब कुछ होगा, उनकी तो पूरी की पूरी जांच पड़ताल होगी। और आपको मैं बताऊं कि उन्होंने कौन कौन से अहम मामले सुनाए हैं, ये लिस्ट सामने। सत्येंद्र जैन जी का मामला है, दिल्ली शराब नीति का मामला है और हम्म, एक दुर्गेश पाठक जी का भी मामला था कोई, जो ये मुझे भी है। याद आ रहा है। हाँ, ये दुर्गेश देखिए। पाठक जी का भी बात था। देखिए मेरा ये मानना है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम्म, केंद्र सरकार और देश के मुख्य न्यायाधीश दोनों के लिए सही मौका है कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए और एग्जाम्पल सेट करने में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जानी चाहिए। ये नहीं कि हमें जुडिशरी प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। जुडिशरी का हम्म, प्रिविलेजेस वहीं खत्म हो जाता है जहां आपके घर से क्राइम के एविडेंस रिकवर हो जाते हैं। अदरवाइज, क्योंकि मैं इसको ये नहीं कहता कि ये आरोप है, ये आरोप पे अब जवाब देना, ये चार्ज आपके ऊपर है कि आप इसके जवाब दीजिए कि केस का मतलब क्या है। और हम्म, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं पब्लिकली, क्योंकि हर चीज को ट्रांसपेरेंट वे में रखा जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस चीज को देखना चाहिए कि क्या इस मामले को ईडी या सीबीआई को रिफर करके और इनके फिनेंशियल जो ट्रांजेक्शन हैं पिछले 3 साल 4 साल, जब से शायद 2021 में दिल्ली आए हुए हैं मिस्टर वर्मा हम्म, जो है, हम्म, तो अगर 2021 से आए हैं तो इनके सारे हम्म, फैसलों को देखना चाहिए कि क्या इसके फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस कहीं किसी एक पार्टी या किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक कंपनी या फर्म के लिए फेवर दिखाने वाले तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उन फर्म्स के खिलाफ भी, उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की जो इज्जत है उसको इन्होंने बट्टा लगाया है। एंड दिस इज क्राइम अगेंस्ट द जुडिशरी, क्राइम अगेंस्ट द जस्टिस। बिल्कुल। और एक जस्टिस का जो है इन्होंने एक तरह से कहें वैल्यू आम जनता की निगाह में नहीं, विश्व में गिराया है हमारी जुडिशरी का। दिल्ली जुडिशरी को पूरी दुनिया फॉलो करती है कि भाई हमारी हाई कोर्ट जो है एक रिप्यूटेड हाई कोर्ट है, सारी चीजें हाईटेक है यहाँ पे। उसके बावजूद अगर चीज हो रही है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस विषय पे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इसे एक अन्य मामलों की तरह कि मिस्टर एक्स जज के साथ एक्स मैटर में ऐसा हुआ, वाई के हम्म, साथ वाई ऐसा हम्म। हुआ। करप्शन के मामले में देयर कांट बी एनी कंप्रोमाइज, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस। सर, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन अगर इस सत्येंद्र जैन के मामले को 2022 में कार्रवाई को बंद करवा चुके हैं तो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने और आपने इस विषय पर भी बात की थी जब अचानक से अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे अंतरिम जमानत मिल गई थी। बड़े सवाल उठे थे सर इन विषयों पर। मुझे पता है कि बात करना कई बार ऐसा लगता है मानहानि को न्योता देना है, लेकिन नहीं क्या नहीं करें, नहीं, में हम भी रहते हैं। तो ये विषय ऐसे जिनपे मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि आप खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब तो ये सारे मामले, खासतौर पर सत्येंद्र जैन या शराब घोटाले से जुड़े मामले जिनकी सुनवाई इन्होंने की है, उन पर भी सवाल उठेंगे। नहीं देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर फैसला जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे होता है, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पे होता है।
तो जब तक कि कोई चीज सब्सटेंशियल नहीं निकल के आती, मैंने क्या कहा कि सारे जजमेंट देखे जाने चाहिए, और ये देखे जाने चाहिए कि क्या कहीं किसी इंडिविजुअल को, क्या किसी इंडिविजुअल फर्म को या किसी संस्था को इन्होंने अनड्यू एडवांटेज हमेशा अपने फैसलों में देने की कोशिश की है, या कुछ ऐसी रजिस्ट्री की तरफ से हुई है कि जो इंटरेस्टेड मैटर हो केवल इन्हीं की बेंच में लिस्ट हो। इस सभी पर दिल्ली हाई कोर्ट को भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि कहीं रजिस्ट्री में कोई सेटिंग वगैरह तो नहीं थी कि सारे मैटर के खुद ही अपने डील करने लगे हों, इस तरह की कोई भी चीजें जो है रजिस्ट्री को भी कहीं प्रभावित करने की कोशिश की हो। तो सभी पर हमको लगता है हाउस ऑर्डर में करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को भी आगे बढ़ के, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को भी आगे बढ़ के कदम उठाने की आवश्यकता है, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना जी को भी देखना चाहिए कि क्या इस मामले की जांच करने के लिए केंद्र सरकार की संस्था को नामित किया जाए, जिससे कि इसमें तह तक जाया जा सके। क्योंकि अगर इसको कवर अप करने की आप कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं अपने सम्मान पर, हम अधिवक्ताओं के सम्मान पे आप एक तरह से कहे लगाएंगे कि आप वहीं बैठते हैं ना जहां जज के सामने 15 करोड़ रिकवर हुए थे और उस जज को केवल ट्रांसफर कर दिया गया था, इलाहाबाद भेज दिया गया था। आप बताइए ना सर। आज संसद में ये मामला उठा था, कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे जिनके बारे में लगता है कि कहीं कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जहां पर इन फैसलों को स्क्रूटनाइज किया जा सके कि ये फैसला दिया गया है तो किस तरह से दिया गया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। लगता है आपको ये सब करने का टाइम आ गया है, हाई टाइम? नहीं, देखिए स्क्रूटनाइज का तो सिस्टम बना हुआ है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है तो हाई कोर्ट में स्क्रूटनाइज होता है, हाई कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनाइज होता है। लेकिन जो बात इस तरह की हुई है उस पर मैं कह रहा हूँ कि देखने की जरूरत है, अपना हाउस खुद भी ऑर्डर में करने की आवश्यकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी देखे सारी चीजों को, सुप्रीम कोर्ट भी देखे सारी चीजों को, और इन सब चीजों की गहराई में जानने की जरूरत है, न कि कवर अप करने की कोशिश होनी चाहिए। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला है जो अभी एक दिन पहले आया है, एक मासूम बच्ची को लेकर, जिसमें वहां के जो जज हैं जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र, जिन्होंने कहा कि ब्रेस्ट को प्रेस करना या नाड़ा खोलने की कोशिश करना ये रेप के दायरे में नहीं आता है। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बड़ी हाय तौबा मची हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है शोभा गुप्ता जी, उन्होंने तो बाकायदा सीजीआई को चिट्ठी लिखी है कि संज्ञान लीजिए, मैं बहुत शर्मसार हूं, दुखी हूं कि इस तरह की बातें, टीका टिप्पणियां जज कैसे कर सकते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस टीका टिप्पणी को? देखिए टोटली अनवारंटेड स्टेटमेंट था, क्योंकि कोई भी क्राइम होता है तो उसका ट्रायल हाई कोर्ट में नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। ट्रायल कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, लोअर जुडिशरी के सामने होता है। लोअर जुडिशरी है जिसके सामने पीड़िता आके बयान देती है, लोअर जुडिशरी है जिसके सामने जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है डॉक्टर्स का या सारे लोगों का, पुलिस की मैं यहाँ गवाही। पर आपको इसलिए रोक रही हूँ सर कि उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए ये निर्देश दिया है कि केस जो है वो रेप की धाराओं में दर्ज ना किया जाए, बल्कि छेड़छाड़ या मामूली धाराओं में दर्ज किया जाए, रेप की धारा इसमें ना लगाई जाए। ये निर्देश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। मैं आगे बता रहा हूँ कि ट्रायल कोर्ट का ये प्रोरोगेटिव होता है कि किस सेक्शन में धाराओं में मामला दर्ज करेगी। हाई कोर्ट का काम है धारा हटाने का, धारा लगाने का प्रोरोगेटिव जो है हमारी सेशंस कोर्ट का है, ट्रायल कोर्ट का है, जेएम की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट का है। कोर्ट ये नहीं कर सकती कि आप इसमें धारा लगाओ, इसमें धारा लगाओ। ट्रायल करने का राइट जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी लोअर जुडिशरी का है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कहीं गलत धारा में ट्रायल चल रहा है या कोई एक्सेस धारा लगी, उस धारा को हटा सकती है। धारा हटाने के लिए पहले ही बोलना जो है कहीं न कहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हाईकोर्ट के जज इस तरह से कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं इस तरह की चीजों को जो है सपोर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं पता है। कोलेजियम मतलब मुझे कहते हुए हर्ज नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट और कोई क्राइम होना दोनों में एक अंतर होता है। उसको मैं बड़ी आराम से समझा रहा हूँ लेमैन की लैंग्वेज में। आप एक फिल्म चल रही है अचानक से और सिनेमा हॉल के अंदर अचानक से लाइट चली जाए और दर्शकों से पूछा जाए इसके बाद क्या हुआ होगा, और अगर उसमें 100 में से 90 लोग कहें कि हीरो को बदमाश ने गोली मार दी होगी, हीरो मर गया होगा, तो यही होता है अटेम्प्ट। मतलब अटेम्प्ट का मतलब हो गया कि जिसके बाद ये माना जाए कि 99 लोग परसेंट कह दें कि भाई यही काम हुआ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। 1% कहीं से ऐसी चीज आ जाए जिसके चलते
100 में से 90 लोग ये कहें कि भैया नहीं हुआ। तो अगर आप ही बताइए, जितनी घटनाएं बताई जा रही हैं कि इन सिचुएशंस पे, इसके बाद बचता क्या है रेप के लिए? 1% अगर हो ही जाएगा तो अटेम्प्ट टू रेप रहा कहां? फिर तो रेप ही हो गया। और रेप करने की दिशा में ही तो आगे बढ़ रहा है सर, अगर ये सारी हरकतें कर रहा है। नाड़ा खोलना आप कह रहे हैं कि रेप नहीं है सर, मतलब मैं खुद जिसे कहते हैं ना, मुझे खुद बड़ा अंदर से वो हो रहा था कि जज ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं सर, इस देश का लेमैन क्या सोचेगा। मतलब नाड़ा खोल दिया, प्रेस कर दी तो कुछ नहीं है, ये रेप नहीं है। वो रेप की दिशा में तो आगे बढ़ रहा है। और क्या कर रहा है? भाईचारा दिखा रहा है क्या? मैंने तो ट्वीट भी किया था, ये भाईचारा है क्या उन जज साहब की नजर में? इस पे लीडिंग केस है, सुप्रीम कोर्ट का मदन लाल का जजमेंट है, मुझे लगता है 1997 का है, जिसमें बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है इन सब चीजों को। तो अटेम्प्ट और क्राइम दोनों में अंतर बस यही होता है कि अगर फिल्म यहां रोक दी जाए तो अगला क्या कहेगा। अगर कहता है कि इस पे क्राइम हो गया तो समझिए अटेम्प्ट है, और अगर लोगों को लगता है कि नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। जितनी सिचुएशन बताई जा रही है, इस पे माननीय न्यायाधीश को थोड़ा तो बोलने से परहेज ही करना चाहिए था, क्योंकि ये सब ट्रायल के मैटर है। ट्रायल के मैटर पे आपको नहीं बोलना चाहिए। नीचे की जुडिशरी के जजेज के ऊपर आपके पास वैसे ही इतनी सारी सुपीरियरिटी, आपके पास पावर है उनका कुछ ना कुछ करने की, आपके पास उनका पूरा कैरियर देखने की है। आप तो लोअर जुडिशरी को हमेशा उपदेश देते रहते हैं, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन जब वो अपना काम कर रहे हैं, अगर आपको उनको लगता है उनके काम में कोई कमी है तो उसको करेक्ट करिए। लेकिन आप पहले से कह दिए कि इसमें आप काम ही नहीं करेंगे, आप बताइए कि आप कहेंगे कि इसको रेप मानेंगे ही नहीं, आप ये रेप में दर्ज ही नहीं करेंगे। भाई लेट देम टू डिसाइड, लेट मेक देम फ्री कि वो डिसाइड करें कि किस में सेक्शन में दर्ज होना है, किस में नहीं होना। अगर आपको लगता है तो आप उस चीज में दखल दीजिए। तो सर अब लगता है कि कोलेजियम सिस्टम में, देखिए एक चीज मैं बताऊं, कुछ चीजों का ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कि पहली बात तो ये पूछा जाना चाहिए, भाई दोनों घटनाओं को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वर्मा जी की भी घटना को और ये जो आपने अभी रेप वाली घटना बताई, दोनों ही, कि आपका महिलाओं के बारे में विचार क्या है और समाज के दबे कुचले व्यक्ति के विचार कैसा है। और अगर उनका विचार आपको लगता है कि महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक नहीं है, तो ऐसी नकारात्मक सोच वाले लोगों को तो भाई आपका कितना भी नियर एंड डियर हो, उसको लिस्ट से तो बाहर ही कर देना चाहिए, पहली बात। क्योंकि टोटली सोच का है कि कहते हैं ना कि आप आधे गिलास पानी है, अब आप इसको कहिए कि गिलास आधी खाली है कि आधी भरी, आप सोचने वाले सोच सकते हैं। तो वही चीज है कि आपके पास जो घटना है उस पर आप ये सोच सकते हैं कि रेप हो गया होगा, या ये कह सकते हैं कि रेप का मामला ही नहीं है, अटेम्प्ट टू रेप का मामला ही नहीं है। तो अगर आप पहले ही लोअर जुडिशरी से इस तरह से कह रहे हैं। दूसरी बात, करप्शन के मामले पे मैं आ जाता हूं, वर्मा जी के मामले पे। नहीं, मैं इससे पहले ये जानना चाह रही हूँ कि अब जो चिट्ठी लिखी है सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सीजीआई को इस बारे में कि संज्ञान लें इस मामले में, आपको लगता है कुछ होगा? नहीं, मुझे इस पे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामले में अगर वो बोल रहे हैं उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इस तरह का कुछ आने वाला है। अगर आ जाता है तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन अभी जो सबसे हॉट टॉपिक हो गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए डील करने का, वो हो गया वर्मा जी का, क्योंकि करप्शन का मामला बहुत बड़ा हो गया, इसको सबसे पहले देखना पड़ेगा। और कहीं साख का मामला है, तो मैंने इसीलिए आपसे बात कही कि दूसरा पॉइंट जो देखना पड़ेगा कि अगर कोई जुडिशरी में आता है तो उसको पहले समझा देना है, भाई आपकी साल की कमाई भरे 5 करोड़ 10 करोड़ हो, लेकिन आपको घर 50-60 लाख में चलाना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तब तो हम आपका नाम कॉलेजियम में हाई कोर्ट जज के लिए भेजें, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भेजें। और अगर आपकी इससे ज्यादा की कहीं उम्मीद है तो अपनी वकालत में लगिए। आप एक दिन के अपीयर होने की 2 करोड़ ले लीजिए, कोई आपसे नहीं पूछने वाला है। क्या कभी सीनियर एडवोकेट के घर रेड पड़ती है? सब लोग जानते हैं कि मिस्टर सिब्बल की फीस क्या है, सिंघवी साहब की फीस क्या है, खुलेआम फीस लेते हैं। तो शाम से फीस लीजिए। आप जज बन के क्यों बैठ जा रहे हैं? आप जज बन के जुडिशरी को गंदा क्यों कर रहे हैं? आपको जब कानूनी पेशे में करोड़ों रुपए कमाने के लिए फ्रीडम दी गई है, देश का संविधान नहीं रोकता है, नंबर 1 में फीस लेते हैं देश की बड़ी कोर्टों के सीनियर एडवोकेट्स जो है, तो आप सीनियर एडवोकेट बन करके कमाइए जितना कमाना है। जुडिशरी का पर्क एंड प्रिविलेज लीजिए, और फिर इस तरह से आपके खिलाफ इस तरह की चीजें निकल के आए तो आप वकालत के पैसे को भी गंदा कर रहे हैं और न्यायपालिका को भी गंदा कर रहे हैं। तो प्लीज जी सर अब देखना होगा कि सीजीआई क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑर्डर अपलोड होता है या नहीं, सच में ट्रांसफर होती है या नहीं, या रोस्टर से उनको हटा दिया जाता है, या जिस तरह से कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहिए, तो क्या इस दिशा में कार्रवाई होती है? क्योंकि ये वो देश है जहां पर पीएम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार
के खिलाफ उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और यहाँ जुडिशरी में आप देखिए इतना बड़ा कांड सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है केंद्र सरकार के लिए भी अब वो वक्त आ गया है जब कोलेजियम सिस्टम को लेकर उन्हें कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। रिफॉर्म्स की जरूरत है जुडिशरी में भी, उस दिशा में भी काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये जज महोदय जो यशवंत वर्मा है, ये क्या सफाई पेश करते हैं, कुछ बोलते भी हैं या नहीं। अब बताना तो पड़ेगा 15 करोड़ कहां से आया। तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, कुछ ऐसा लगने जा रहा है कि जुडिशरी को लेकर जो सवाल उठते थे, इन्होंने साबित कर दिया कि हाँ शायद वहां भ्रष्टाचार होता है। मैं अभी भी शायद लगा रही हूँ, हालांकि आपने कहा था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिल गए हैं। अंजू जी, आप मैं कुछ थोड़ा कहते सा हैं। इसमें एक चीज और जोड़ दूं। कहीं ये एक नोएडा में मर्डर हुआ था, आरुषि मर्डर का, हम्म। उसमें पता ही नहीं चला किसने मारा। बिल्कुल। तो ये जो टाइम बाइंग टैक्टिस हो रही है कहीं जो सब लोगों की तरफ से, क्योंकि अभी तक ऑफिस ऑर्डर आया नहीं है, हो सकता है अभी 24 घंटे में कोई एक पैदा हो जाए जो कहे हमारा पैसा था या ऐसा था, कुछ कहानी क्रिएट हो जाए जिससे सब जगह की सबकी जान बच जाए, सबका सम्मान बच जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है कि शाम तक सुप्रीम कोर्ट बड़ी सख्ती से पेश आए। तो दोनों ही विकल्प अभी खुले हुए हैं। और लेकिन हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी कि देश की जनता एक एक सेकंड का ऑब्जर्व कर रही है। और क्योंकि यह संस्था जिससे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, जिसपे भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की उम्मीद करते हैं, तो ऐसी संस्था के सामने अगर भ्रष्टाचार के मामले पे डिले हो रहा है तो डिले का भी एक्सप्लेनेशन न्यायपालिका को देना पड़ेगा। सर, और भले ही ये डिले जो हो रहा है ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा हो, लेकिन दाग तो लग गया है। जब तक उस जिस चीज पर दाग लगा है वो नहीं हटेगा तो बात नहीं बनने वाली। पहले सवाल उठते थे, शक होता था, लेकिन अब तो साफ दिख रहा है ना। तो इससे कितना बचाने की कोशिश करेंगे सीजीआई भी अपने जुडिशियल सिस्टम को? जवाब तो देना ही पड़ेगा उनको, लोग तो सवाल पूछ रहे हैं। यही समय है उनके लिए कि जुडिशरी को करेक्ट करने के लिए एक मिसाल दे करके जाएं, क्योंकि जी। 6 महीने का उनका कार्यकाल रहा है। इस 6 महीने में अगर एक कठोर कार्यवाही कर देंगे तो शायद एक नजीर बनेगी और हमेशा के लिए इतिहास में उनका नाम अमर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह का फैसला सीजीआई लेते हैं और केंद्र सरकार इस मामले को कैसे देखती है। आपने सर समय निकाला, बड़ी विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी। ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील था। आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे दर्शकों को ये पूरा मामला समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम अंजू जी, जय श्री राम।